मृत्युंजय मंत्र है उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? महामृत्युंजय मंत्र को मैं बेहद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बेहद साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई डेली 10 मिनट साधना करता है तो क्या उससे उसकी लाइफ एकदम चेंज हो सकती है? डेली 10 मिनट साधना करता है उससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब होता है कि आपने किसी भी एक चीज को साधना शुरू किया। जी। आपके आचार्य कार्तिकेय जी योग को क्या मानते हैं? जीवन जीने का एक हैक। तो क्या ज्योतिष में ऐसी कोई ट्रिक होती है कि अगर किसी को शेयर मार्केट में जाना है तो ज्योतिष के द्वारा पता लगाया जा सके? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सांप के साथ अपनी फोटो लगा दो। जिसको भी शेयर मार्केट करनी है पहले चेक कर लेना कि शेयर मार्केट का योग है कुंडली में या नहीं है। कि आप सॉफ्टवेयर द्वारा कुंडली बनाते हैं और लोगों को देते हैं और काफ़ी कम आपने प्राइस रखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे इससे क्यों? हम लोग एक कुंडली बनाते हैं मार्गदर्शक के नाम से, और एक और है भविष्य दर्पण के नाम से। दोनों ही बुक्स हैं। आपके आने वाले दिन कैसे होंगे, आपको कौन सा शुभ रंग पहनना चाहिए, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, आपका व्यक्तित्व क्या है, तमाम सवालों के जवाब उस किताब के अंदर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे योग पर, साधना पर। साथ में बात करेंगे ग्रहों का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या सच में रेमेडीज काम करती हैं, कौन सी रेमेडीज हमें करनी चाहिए और कौन सी रेमेडीज हमें नहीं करनी चाहिए। आज हम जानेंगे ज्योतिष के बारे में, डीप में जानेंगे, साथ में जानेंगे योग, साधना, ध्यान के बारे में आज डीप में जानने वाले हो। क्योंकि आज हमारे साथ कई सालों का, मैं कह सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी में बहुत सालों का ज्ञान है, बहुत सालों का योग में ज्ञान है। तो आज दोनों कंबाइंड होंगे, साथ में योग, ध्यान, साधना के बारे में भी जानने वाले हैं आप, और साथ में जानेंगे एस्ट्रोलॉजी। डीप में हम काफी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कार्तिकेय जी। तो स्वागत करते हैं सर का। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं योग और ध्यान को एक ट्रेंड तो मान रही है, पर क्या उसका सच में सही महत्व तो जानती है? जान जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी योग और ध्यान को एज ए ट्रेंड बनाकर चल रही है। वो ठीक है या गलत है? शुरुआती दौर में बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट वो किसी बहाने से योग से जुड़े तो सही जी। चाहे ट्रेंड समझ के, चाहे एक माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी समझकर कोई योग और ध्यान में उतर तो रहा है। बिल्कुल। और जब वो धीरे धीरे उतर रहे हैं तो आने वाले सालों में आप देखोगे कि उन्हीं के अंदर से योगी निकल रहे हैं, उन्हीं के अंदर से सिद्ध व्यक्ति निकल रहे हैं। एटलीस्ट उनके विचार शुद्ध होते जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके थॉट प्रोसेस क्लियर होते जा रहे हैं जी। तो मेरे मानने में बिल्कुल ठीक है कि ये ट्रेंड चलता रहे, बढ़िया है। और जितना चलेगा उतना कम से कम 1-2 लोगों को तो इन्फ्लुएंस करेगा, करेक्ट, जिनके जीवन में बदलाव ला सके। बिल्कुल। तो आचार्य जी, जैसे कहते हैं सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है साधना के लिए, ऐसा क्यों? बाकी के टाइम क्यों नहीं हम साधना कर सकते हैं? सुबह का टाइम इसलिए बेस्ट होता है साधना के लिए, वो तब बेस्ट होता है जब आपकी नींद प्रॉपर हो और किसी के द्वारा आप उठाए ना गए। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप साधना से पहले के प्रोसेस में अगर जाते हैं तो हम उसमें प्राणायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं जी। तो सुबह के टाइम में हमारा जो वातावरण होता है, कम से कम गाड़ियां चलती हैं। आजकल तो दिल्ली एनसीआर का हाल अलग है, बट यूजुअली सुबह के टाइम पर व्हीकल्स कम होते हैं, लोग कम तनाव के साथ होते हैं, लोग एक फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं और अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस कारण से ये जो सुबह का टाइम है ये बेस्ट टाइम होता है। दूसरा कारण, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हो गया सूर्य उदय से 40-50 मिनट पहले अगर आप उठते हो, उठते हो से मतलब है कि अगर आपकी आंख अपने आप खुलती है तो, अपने आप खुलती है तो, मतलब अलार्म नहीं लगा, अलार्म नहीं, किसी के द्वारा कोई कमांड नहीं दी हुई, आपकी नींद पूरी हो गई, आप अपने आप उठ रहे हो और फ्रेश उठ रहे हो, तभी ये चीज होगी। आपके पीनियल ग्लैंड से एंजाइम्स रिलीज होने शुरू होते हैं जो कि आपके पूरे शरीर की ग्रोथ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। साधना के अंदर जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, सहस्त्रार और आज्ञा चक्र है, उन पर मेन फोकस किया गया है। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो केवल सुबह सुबह का वो अमृत वेला वाला सुना होगा आपने, जी। तो वो वही क्षण होता है जहां पर आपके आज्ञा चक्र से अमृत की कुछ बूंदें गिरती हैं और पूरे शरीर के अंदर पहुंचती हैं।
वरना वो नहीं निकलती। वो टाइम है तो वही है जिस टाइम पे निकलेगी। मतलब सूरज निकलने से 40 मिनट पहले। जी। ओके। जैसे कहते हैं आप जो मृत्युंजय मंत्र है उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? महामृत्युंजय मंत्र को मैं बेहद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बेहद साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी। सबसे पहले साइंटिफिक बता देता हूँ। हमारी जितनी रीढ़ की कोने होते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड होती है, हाँ। उसके वर्टिब्रास होते हैं जी। तो सर्वाइकल रीजन से लेकर कोकेक्स तक, नीचे तक, टेल बोन तक 33 होते हैं जी। मृत्युंजय मंत्र भी 33 अक्षर से बनता है। ओके। हर एक वर्टिब्रा एक अक्षर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। वो जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं उस पर हल्के हल्के वाइब्रेशंस जाने शुरू होते हैं, इम्पल्सेस जाने शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम कार्तिकेय है, 10 लोग वहां पर खड़े हैं, मुझे कोई कार्तिकेय बुलाएगा या चीखेगा तो मुझे ही सुनाई देगा। बिल्कुल। वैसे ही उस पर्टिकुलर वर्टिब्रा का, उस पर्टिकुलर एरिया का नाम है। जैसे सर्वाइकल बोला तो सर्वाइकल में हम ये समझ रहे हैं कि ये सारी गर्दन के पीछे की हड्डी है, बट उस सर्वाइकल का भी C1, C2, C3 इस तरीके से नाम है। वैसे ही वैदिक काल में इन सभी का नाम रखा गया, शरीर के हर एक अंग का नाम रखा गया, जॉइंट का नाम रखा गया, उसके रिप्रेजेंट करते हुए देवी का नाम रखा गया कि ये देवी है। आप जब कवच करते हो देवी का तब आपको ये चीजें पढ़ने में आती है। और हर एक कोण जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब उसमें प्राण ऊर्जा जल्दी जल्दी पहुंचनी, सर्कुलेट करनी शुरू होती है। जितनी प्राण ऊर्जा आपकी स्पाइन में पहुंचती है, सारा के सारे शरीर की नसें स्पाइन से कनेक्टेड हैं। अब जब सारी नसें स्पाइन से कनेक्टेड हैं तो उनमें सर्कुलेशन होगा, उनमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उनमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो वो स्वस्थता की तरफ चलता चला जाएगा। ये तो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका ये है कि आप जिस तरीके से परमात्मा से एक मैं यूं कहूंगा कि उदाहरण के रूप में परमात्मा से एग्जाम्पल देते हुए आप कोई चीज मांग रहे हो, वो एग्जाम्पल है जिस प्रकार से परिपक्व ककड़ी स्वतः ही बेल से टूट जाती है, ठीक उसी प्रकार से मुझे इस जीवन से पकाकर छुड़ा लिया जाए। वो हमें समझ में आता है कि जैसे अब वो कोई भी फल है, पूरा अच्छे से पक गया, कच्चा नहीं टूटा, अच्छे से पक गया, वो हवा भी आएगी ना, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। जीवन में इतनी ही प्रौढ़ता होनी चाहिए हर एस्पेक्ट को लेकर। जीवन में इतने ही मैच्योरिटी के साथ आप हर चीज को देखो ताकि उससे परिपक्वता आ सके। भगवान शिव को हमने वैरागी कहा है, विरक्त नहीं कहा है जी। वैरागी का है, तो वो वैराग भाव आ सके कि हर चीज को मैंने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, परख लिया, जान लिया, अब मुझे नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे मिल नहीं रही है तो मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने भोग लिया, बहुत अच्छे से भोग लिया, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो आर्थिक समस्या पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में किसी भी पद प्रतिष्ठा हो, किसी भी चीज की मांग हो, वो आपने इतने अच्छी तरीके से भोग ली कि अब आप उससे विलिप्त हो गए, मतलब अपने आप छूट गए। तो सेम उसी तरीके से मुझे इस जीवन से पका कर हटा दो, ये प्रार्थना करता है भक्त भगवान शिव से। तो ये इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है महामृत्युंजय मंत्र का। जैसे एक होता है ग्रुप साधना, मतलब ग्रुप मेडिटेशन, और एक होता है अकेले में ध्यान लगाना, तो ज्यादा बेटर कौन सा रहता है? देखो, शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो ग्रुप में जाओ। ओके। शुरुआत में आप अकेले कमरे में अपने आप का ही बेवकूफ बनाओगे, ठीक है। और जब आप शुरुआत कर चुके हो ग्रुप से, अब आपको साधना में रस आने लग गया, अब आपको दूसरों की प्रेजेंस ही बाधा पड़ने लग गई, अब आप अकेला कमरा चुनो। उसके बाद फिर आप समाज में जाओ। ये 3 एस्पेक्ट पर बात होती है। जैसे विपश्यना होता है, एक मेडिटेशन की प्रक्रिया है जो गौतम बुद्ध ने दी है। तो उनके जब भी कैंप्स वगैरह होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, 100 150 लोगों का एक हॉल होता है, वहां पर ग्रुप में मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। विपश्यना उनकी जो ध्यान की क्रिया है, प्रक्रिया है, उनको अवगत करवाते हैं। जब वो लोग उस मेडिटेशन की क्रिया में उतारते हैं नए लोगों को, तो वो 10 दिन के लिए बोलते हैं कि आप इसी कमरे में मेडिटेट करोगे, दिन में 5 बार करो, 6 बार करो, इसी कमरे में आकर करोगे।
उससे एक लाभ बहुत बड़ा होता है कि लाइब्रेरी में बैठकर आपको स्पोर्ट्स के विचार नहीं आएंगे और फुटबॉल ग्राउंड में खड़े होकर आपको पढ़ने के विचार नहीं आएंगे। बिल्कुल। वैसे ही उस मेडिटेशन कक्ष में जाने के बाद जहां पर 150 आदमी सिर्फ ध्यान लगाने के लिए आया है, उसमें आने के बाद आपके विचार इधर उधर नहीं भागेंगे। तो आपको सबसे पहला लाभ वहां पर ये मिलेगा कि आप एक कलेक्टिव वे में मेडिटेट कर पाओगे। दूसरा, जब आप कलेक्टिव वे में मेडिटेट कर चुके होगे तो अगला स्टेप आता है कि आप अकेले में जाओ। वो जो अनुभव आपने कलेक्टिव वे में लिया है उसको अब आप एक अकेले बंद कमरे में, जहां पर बहुत प्रकाश ही हो और कुछ ना हो, हवा भी डायरेक्ट ना पड़ रही हो, आपके शरीर का एक बाल भी ना हिले, इतनी संवेदनशीलता आपके अंदर आ जाए कि वो बाल हिल रहा है तो मुझे पता लग जाए। वो संवेदनहीनता हम में आ जाती है कि हम फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं, हमें मच्छर भी काट जाता है तो हमें पता नहीं लगता। रात को सोते हुए एक मच्छर लड़ गया तो मुझे पता होता है कि यहाँ पर भाग रहा है मच्छर। वो संवेदनहीनता और संवेदनशीलता का ही तो फर्क है, ध्यान में कॉन्शियसनेस का ही तो फर्क है। तो जैसे ही कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो आपको श्वास का पता लगने लग जाता है। अकेले में अपने दिल की धड़कन सुनने लग जाते हो, ब्लड प्रेशर सुनने लग जाता है। और तो और इसके बाद जो आपकी आंखें बंद करने के बाद जो अंधकार दिखता है आपको, वो धीरे धीरे प्रकाश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अलग अलग तरह के नाद स्वर सुनने को मिलते हैं। शुरुआती में हर एक को एक जैसा सुनने को मिलता है, बट धीरे धीरे जैसे ही डीप में जाते हो नाद स्वर के, तो वो डेप्थ पकड़ लेते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो उस चीज का पता लगता है, बट वो एकांत में ही पता लगता है। उसके बाद में जैसे ही आपने ये स्टेज अचीव कर ली है, अब आप फिर से समाज में जाओ। समाज में जाने का मतलब है कि अब आपको बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति वो हो चुकी है कि आप समाज में जाओ, दूसरों से बात करो, पर आपका ध्यान एक ही चीज पर हो, वर्तमान में। यही महामृत्युंजय साधना सिखाई जाती है। महामृत्युंजय साधना के अंदर हम विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र के अंदर मेडिटेट करवाते हैं, सिखाते हैं। और उसके बाद में फिर इंडिविजुअल जगह अलॉट होती है और उसके बाद फिर वो समाज में जाने के लिए तैयार होता है कि अब आपका ध्यान जो है वो हिल नहीं सकता। जब ध्यान करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो बहुत सारे विचार आपके दिमाग में हाँ बिल्कुल आते हैं। तो क्या उन विचारों को आने दिया जाता है? मतलब किस तरीके से हमें ध्यान करना चाहिए? एक तरीके देखो, आपका प्रश्न है कि जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं। आप चाह के भी उन विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चाहत वाला जो भाव है, ये आप कंट्रोल कर रहे हो, ये वाला जो भाव है, ये सबसे बड़ी बाधा है ध्यान के अंदर, समाधि के अंदर। जो हो रहा है वो केवल सहज रूप से स्वीकार करना और होने देना, बिना किसी विरोध उत्पन्न करे, वही ध्यान की परम अवस्था हो जाती है। ये जो भाव आपके मन में उठता है, फॉर अभी जैसे मान लो कि एक चाय का कप है, उसके अंदर आधा कप चाय पड़ी है, पानी डालना शुरू किया, डालो पानी, क्या निकलेगा? बाहर वो चाय और पानी का मिक्सचर निकलेगा। कितनी देर निकलेगा? जितनी देर पानी डाला जाएगा। जितनी देर पानी नहीं डाला जाएगा, जितनी देर उसके अंदर चाय का मिक्सचर होगा। हाँ जी। फिर हम पानी डालते रहेंगे, वो धीरे धीरे खाली हो जाएगा और साफ पानी निकलना शुरू कर देगा। सेम यही विचारों के साथ होता है, मस्तिष्क के साथ होता है। आपने प्रेजेंट में रहना शुरू किया, पीछे से बाढ़ आनी शुरू होती है, विचारों की बाढ़ आनी शुरू होती है कि भूतकाल की कोई घटना जिससे भय लगे हमें, भविष्य की कोई योजना जिससे एक्साइटमेंट हो या हमें इनसिक्योरिटी के भावना हो कि वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये पॉइंट है आपके पास कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कल की कल देखेंगे। इस मनोस्थिति में जब आप उतरते हो तब आप वर्तमान क्षण में आते हो। और कल की कल देखेंगे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लापरवाह हो जाओ। कल की कल देखेंगे का बिल्कुल मतलब ये नहीं है गैर जिम्मेवार हो जाओ। कल की कल देखेंगे का बिल्कुल मतलब ये है कि आप वर्तमान क्षण को पूर्णतः जीने की कोशिश करो और उसको समझदारी के साथ पूरे होश में अपना 100% देकर करना शुरू करो। फिर बाद में जो भी हो उस पे किसका कंट्रोल। बिल्कुल। तो जैसे हम अगर कोई डेली 10 मिनट साधना करता है तो क्या उससे उसकी लाइफ एकदम चेंज हो सकती है? डेली 10 मिनट साधना करता है उससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब होता है कि आपने किसी भी एक चीज को साधना शुरू किया।
वो करनी, प्रैक्टिस करनी शुरू प्रैक्टिस करी। करने की। ठीक है, अब चाहे आप मेडिटेशन की साधना ले लो, चाहे आप विपश्यना साधना ले लो, चाहे आप प्रेक्षा ध्यान ले लो, चाहे आप निर्विकल्प समाधि ले लो जो पतंजलि ने दी है, चाहे आप डायनेमिक मेडिटेशन ले लो जो ओशो ने दिया है, सुदर्शन क्रिया ले लो जो श्री श्री रविशंकर ने दी है। ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। पर कोई भी एक चीज को करना तो शुरू करो। मेन बात होती है ये, हर चीज एंड गोल समाधि ही है, हर एक चीज का। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रास्ते हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म नहीं कहूंगा मैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हो, सब के सब आपको समाधि तक ही लेकर जाने के लिए हैं। एकदम सही। पर शुरुआत आपको करनी होगी, किसी भी रास्ते से करो पर पूरा रास्ता चलो। जब हम, जैसे आपने बताया कि साधना स्टार्ट करो फिर देखते हैं एंड में क्या होता है, ऐसे अगर मान लेते हैं जो योग है वो शरीर तक ही, शरीर को फिट रखता है या अंतरात्मा को भी जाके छूता है? योग अगर फिजिकल एस्पेक्ट में, जो आपने स्टार्टिंग में प्रश्न किया था कि योग और मेडिटेशन आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, इस बात पे गाइड करना चाहूंगा कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग का 1/8 हिस्सा है शारीरिक व्यायाम। बाकी यम, नियम, आसन, जो शारीरिक व्यायाम की बात कर रहे हो वो यहाँ पर आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग दिया गया है पतंजलि जी के द्वारा। ऐसी सप्तांगी मार्ग दिए गए हैं, बहुत अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मार्ग दिए गए हैं। पर योग केवल एक एस्पेक्ट नहीं है, जीवन योग में हो जाए ये पर्पस होना चाहिए। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, क्या पहनना है, किस परिवेश में क्या पहनना है, ये समझ आ जाए, अपने से पहले दूसरे का मत आ जाए, या फिर उसको कैसा फील होगा ये पर्सपेक्टिव आ जाए, एक सोच खुली हो जाए आपकी, वो वास्तविकता में योग है। योग का मूल उद्देश्य वो है। समाधि की तरफ आप चले जाओ, या आप यूं समझो कि योग में एक हायर लेवल की स्टेजेस आते हैं जिसमें परमात्मा को भी मानने से इनकार कर दिया जाता है। अच्छा। गौतम बुद्ध के साथ ही हुआ था। गौतम बुद्ध किसी शिष्य को बता रहे थे कि अब तू बिल्कुल लास्ट स्टेज पर खड़ा है समाधि की, जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो वो शिष्य बोलता गौतम बुद्ध को कि मैं खड़ा तो हो जाता हूँ पर मेरे पास, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आप मुझे बुला रहे होते हो मेरे विचारों में। तो गौतम बुद्ध ने कहा अगली बार अगर मैं मिलूं ना तो तलवार उठाइए, मेरे सर काट दियो। तो शिष्य बोलता तलवार कहां से लाऊं? तो गौतम बुद्ध बोलते मैं कहां से आया तेरे पास वहां पे? वो भी तो विचार ही है, जहां से तू विचार लेकर आएगा तलवार का। तो वो एक अवस्था होती है, वो परम अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, कि जहां पर बूंद समुद्र में घुल जाती है। जी। शास्त्रों में वैदिक पीरियड में उसी को बोला अहम ब्रह्मास्मि। कबीर ने बोला बुंद समाना बुंद समाई समुद्र के अंदर, इस तरीके से उन्होंने वर्णित किया। जी। तो जो योग का मेन पर्पस है वो ये है, पर वो पर्पस कब आएगा बस उसका इंतजार है कि उस तरफ कोई जाए, उस तरफ कोई योग को डाइवर्ट करे। बट आजकल जो योग में चल रहा है कि कंपटीशन हो रहे हैं, अलग अलग की गोल्ड मेडल, आप फर्स्ट आए हो, आपका आसन बहुत अच्छा लगने लग गया, और हमारे दिमाग में धारणा भी है कि कोई सिर के बल खड़ा हो जाता है, कोई हाथों के बल खड़ा हो जाता है तो वो एक योगी है, वो जिम्नास्ट है, वो सर्कस वाला है। उससे अच्छा तो, बल्कि मैं अभी कुंभ गया था पिछली बार, रिसेंटली कुंभ गया था मैं, तो वहां पर रस्सी पर एक छोटी बच्ची चल रही थी जी। वो बल्कि ज्यादा अच्छा कंसंट्रेट करके रस्सी पर चल पा रही थी। वो तुमसे ज्यादा बड़ी योगी है अगर यही योग है तो। बट वास्तविकता में योग कुछ और ही है। रूप बदलते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त बदल रहा है। शुरुआत में हवन को योग कहा जाता था, आज के टाइम पर आसन को योग कहा जा रहा है जी। तो वो इसी तरीके से चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, बट धीरे धीरे समझ आ रही है लोगों को। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं योगों को अपने अपने नजरिए से लोग देख रहे हैं, जो आसन क्रिया है उनको योग मान रहे हैं, पर आपके आचार्य कार्तिकेय जी योग को क्या मानते हैं? जीवन जीने का एक हैक, स्वस्थ जीवन जीने का एक हैक, होश पूर्वक जीवन जीने का एक हैक, मैं योग को ये मानता हूं। और जीवन जीने से मेरा मतलब है कि वो ककड़ी परिपक्व हो रही है, हर अवस्था में, हर
स्थिति को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ग्रहण करना, मेरी दृष्टिकोण में ये योग है। और कोई भी चीज आपके खिलाफ नहीं होती, जो भी होता है अपने वक्त के साथ होता है। ज्योतिष के अनुभव योग में डाले मैंने, और तब मैंने ये चीजें जानी, अपने जीवन काल पे बहुत चीजें अप्लाई करी, तब मुझे ये चीजें पता लगी। और उन कंक्लूजन से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा सरल जीवन हो जाता है योग से और ज्योतिष से, दोनों को मिक्स करके क्योंकि सोच आपकी खुल जाती है। अब आपको जैसे मान लो मैथ्स आता है जी, तो मैथ्स आता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो सारी चीजें। हाँ। हिंदी बोलनी आती है, आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि वो आता है आपको। आता है। अब जो हिंदी नहीं बोलना जानता और हिंदी पर्सन उसके सामने खड़ा हो, तो वो अपनी बात उससे कैसे कन्वे करेगा? वो नहीं कर पाएगा जब तक सामने वाला सीखेगा नहीं। सेम यही चीज होती है कि जब तक आप वो चीज सीखोगे नहीं, जब तक उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे, वास्तविकता वाला बता रहा हूं मैं, ना तो टोटके बता रहा, ना मैं योग में ये कर लो, सांस भर लो, ऐसे वो कर लो, वो चीज नहीं बता रहा। पर वास्तविकता में जब आप अपने जीवन में उतारोगे, महामृत्युंजय साधना को अपने जीवन में उतारोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि जीवन इतना भी रिजिड नहीं है जितना हम लोगों ने बना समझ भी रखा, बना भी रखा है। तो आचार्य जी, जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को अगर स्टार्टिंग में साधना करने जा रहे हैं, तो कुछ आसान से कोई स्टेप्स या कुछ आसान से उन्हें राय देना चाहेंगे कि किस तरीके से साधना की शुरुआत करनी? साधना की शुरुआत आप किसी से भी कर सकते हो। किसी से भी का मतलब है कि शुरुआत में अपना रूटीन बनाने से आप साधना की शुरुआत करो। साधना की शुरुआत मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहूंगा कि आप एक जगह पर बैठ जाओ, बंद कर लो कमरा और इस तरीके से चीजें करो। बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चीजें डिफिकल्ट होती हैं। हमारे खुद के घर वाले हमें अलाउ नहीं करते, आजकल के समाज वाले। साधना की शुरुआत आप अपने रूटीन में जो चीजें कर रहे हो उनसे करो। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक हस्बैंड हो या वाइफ हो, वाइफ को यूजुअली दिक्कतें आती है अपनी मदर इन लॉ से, वाइफ को यूजुअली दिक्कतें आती है अपने बच्चों से, वाइफ को यूजुअली दिक्कतें आती है अपने हस्बैंड से, वाइफ को यूजुअली दिक्कतें आती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, इन सब चीजों से दिक्कतें आती है। तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करो। किस तरह से? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके। स्वतंत्रता दो दूसरों को, प्रेम दो दूसरों को, जो भी है आपके पास उसको बांटो। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करो हर चीज के बीच में, तब आपको एक पाथ अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। और ना बोलना सीखो। ना बोलना नहीं आता लोगों को, ना बोलना सीखो। जो गैर जरूरी चीजें हैं उन सभी चीजों को ना बोलना सीखो, बहुत जरूरी भी है लोगों तो ये साधना की शुरुआत है। तभी आप अपने लिए समय निकाल पाओगे, वरना आप जंजाल में फंसे ही रहोगे। तो अब थोड़ा सा ज्योतिष से रिलेटेड मैं पूछ सकती हूँ, जो कहीं ना कहीं जॉब के लिए सीकर हैं, मतलब जॉब सीकर्स, तो क्या वो कोई ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे वो जॉब की तरफ जा सके और जॉब मिल जाए? कुंडली देखकर ये पता लग सकता है कि क्या कार्य आप करें जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिले, जिससे आपको आर्थिक रूप से लाभ मिले। अगर आप वो कार्य करते हो, यहां पर मनुष्य के पास खुद समझ है, समझे? कुंडली देखकर ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कुंडली में सब कुछ लिखा है तो फिर मनुष्य जीवन क्या, हमारे और एक जीव में फर्क क्या, जानवर में फर्क क्या? बिल्कुल। उसके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कि स्टेप तो उसको लेना है, फाइनल डिसीजन उसका रहेगा। कुंडली देखकर ये पता लग सकता है कि आपके दिमाग की बनावट ऐसी है, आपके सोचने समझने का तरीका ये है, आपके चीजों को अडॉप्ट करने की टेंडेंसी इतनी है, आप इस क्षेत्र में अच्छे हो, तो अगर आप इस क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहते हो तो आप आर्थिक रूप से भी इसमें सुदृढ़ हो सकते हो। कुंडली से ये पता लगता है। दूसरी चीज, जॉब वगैरह करने के लिए अगर मैं कोई उपाय रिकमेंड करूं तो मैं यही उपाय रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करो और ज्यादा जॉब के चक्कर में मत पड़ो। बिजनेस करने की सोचो, जो स्किल आपके अंदर है उसको बाहर निकालने की सोचो। ज्योतिषी आपको उसमें बहुत अच्छे से मदद कर सकता है कि क्या आप उसके अंदर वो चीज करो, क्योंकि मैं कोई भी उपाय बता दूंगा, 100 लोग सुन रहे होंगे, 10 को लग जाएगा, वो बाकी 90। जो बेस चीज है वो ये है, मैं यहां बैठ के जो भी बता दूंगा और वो कुछ भी कर लोगे तो 100 में से 10 लोगों को तो लगेगा ही लगेगा उपायों के तहत।
बट जो रियलिटी वाली बात है वो ये है कि अपनी कुंडली दिखवाओ, कुंडली दिखवाने के बाद अपने हुनर को पहचानने की कोशिश करो और उसी हुनर के अंदर फर्दर काम करो। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने 10-10 हजार रुपए से अपना कार्य शुरू किया है। मैं कल ही एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें मुझे बताया कि 25,000 रुपए से मुफ्ती ब्रांड शुरू हुआ है। आज के टाइम पर एक नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा ब्रांड है, मेरे ख्याल इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांड है जी जी। बट वो 25,000 रुपए से शुरू हुआ है सिर्फ। तो सोच होनी चाहिए वैसी, सोच कैसी बने वैसी, उसके लिए कुंडली दिखवाओ। बिल्कुल। मेरी जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस में मुझे मुनाफा हो जाए, इसके लिए कुंडली मत दिखाओ। इसके लिए दिखाओ कि मेरी सोच खुले कैसे, मेरे अंदर योग्यता क्या है कि मैं खुद अपना पता नहीं लगा पा रहा। कुंडली देख के आप मुझे गाइड करो कि मेरे अंदर योग्यता क्या है। अपने रियल टैलेंट को पहचानने की कोशिश करो, अपनी कमियों को पहचानो और उसको खत्म करो। चाहे वो उपायों के माध्यम से हो, चाहे वो मनोचिकित्सक के माध्यम से हो, चाहे वो रूटीन ढालकर हो, चाहे कैसे भी हो, बट वो चीज आप करो। उसी से आपका रियलिटी में समझ में आएगा कि जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करने के लिए कौन से काम करने चाहिए, तब समझ में आएगा। मान लो आप डिजिटल मार्केटर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, गुण आपके पास है नहीं, अब मैं कोई उपाय बता दूं और फिर आपको मिल जाएगी जॉब? नहीं मिलेगी। सिंपल है, जिसकी हमें जानकारी नहीं वो नहीं मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। सेम ऐसा ही हम अपने करते हैं। हम ऐसी ही चीजें ज्योतिषियों से एक्सपेक्ट करते हैं जी। कि आप मुझे कोई उपाय बता दो कि मेरी गृहस्थी सुधर जाए, आप मुझे कोई उपाय बता दो कि भाई मेरी पत्नी मेरी बात मानने लगे, मेरा पति मेरी बात मानने लगे, मेरी सास के साथ मेरी निभ जाए, आप मुझे कोई उपाय बता दो मेरे बच्चे पढ़ने लगे। तो वो उपाय होने किस चीज के चाहिए, वो ये चीजें हैं। पूछते क्या है, हम पूछते वही हैं जो आजकल चल रहा है। मैंने भी आपसे एक ही है कि आज जैसे आपने बताया कि कुंडली में बहुत कुछ आपको एक कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देती है कि आपको किस रास्ते जाना है, जहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। बिल्कुल। अगर किसी की शादी में डिले हो रहा है तो क्या वो कुंडली में उसका लिखा हुआ है या फिर उसकी लाइफ स्टाइल इस तरीके की? देश काल परिस्थिति, कुंडली में जब भी हम सीखते हैं, जब भी प्रेडिक्शन की बात आती है तो देश काल परिस्थिति, इन 3 चीजों की बात आती है जी। जब कुंडली फॉर्म हुई थी तब शादी का सिस्टम नहीं था। वो किस टाइम पर फॉर्म हुई थी? वैदिक पीरियड के टाइम पर। वैदिक पीरियड के टाइम पर वधू का ट्रेंड था। वधू का मतलब क्या होता है? आज के टाइम पर वधू को हम क्या बोलते हैं? वाइफ। वधू का मतलब होता है रियलिटी में वैदिक पीरियड के टाइम पर जो शब्दों के मतलब चेंज हो चुके हैं, नंबर 2 की पत्नी, जिसकी संतान को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। ओके, उसे वधू बोला जाता है। उसको वधू बोलते हैं वैदिक काल में जी। ऋषि मुनि वधू रखते थे। क्यों? नगर वधू के नाम से था, पूरे नगर की ही ये वधू है। ओके, वो कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर वो देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें घटती चली गई। राजस्थान साइड चले जाओ, 18 साल की लड़की हो जाए उसकी शादी होनी चाहिए। राजपूत घर की लड़की हो, 18 की हो गई, अभी तक कैसे है? ठीक है, आप गुजरात साइड चले जाओ, दिल्ली साइड चले जाओ, 35 साल की अभी तो मेरी उम्र है, शादी करूंगा मैं। तो वो देश काल परिस्थिति, ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं और उसके बाद में उसकी कुंडली। पहले देश काल परिस्थिति, फिर उसकी कुंडली, उससे फिर पता लगता है कि इस व्यक्ति की शादी डिले है या इसके समय के अनुरूप है जी। ऐसे मतलब कैलकुलेट की जाती है जी। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज आप भी देखेंगे ऑनलाइन रील्स में दिखती हैं कि कोर्ट केस चल रहा है या प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं रेमेडीज काम करती हैं। तो क्या इन चीजों के लिए भी रेमेडीज काम करती हैं? लाल किताब के अंदर ऐसी काफी सारी रेमेडीज हैं, बट उससे पहले, रेमेडी बताने से पहले, ये कौन कर सकते हैं? जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है। राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब, अब जीवन में राहु तो उतर के आया नहीं होगा किसी के कि तू पकड़ उठ और चल जेल में। ठीक है, 2 तरीके की चीजें होती हैं, या तो शनि ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा पुलिस कोर्ट कचहरी रिलेटेड, या राहु करवाएगा। ठीक है, शनि जब भी करवाता है तो उसमें व्यक्ति की गलती होती है, उसकी सजा उसको मिलती है। उन केसेस में नहीं किया जाता कोई भी ऐसा काम, रेमेडी काम नहीं करती। राहु झूठे आरोपों में फंसा सकता है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए काम आती है
पुलिस, कोर्ट कचहरी और जेल का अगर योग बन जाए कुंडली के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो बगलामुखी अनुष्ठान करवाए। ठीक है। अगर झूठे आरोपों में उसको फंसाया जा रहा है तो बगलामुखी अनुष्ठान करवाए, करे ना, बिल्कुल कोशिश ना करे बगलामुखी मंत्र भी पढ़ने की, क्योंकि मंत्र जब भी पढ़े जाते हैं या मंत्रों का जब भी जिक्र आता है तो हम उसी व्यक्ति से वो सुनना और लेना चाहिए जिसको वो मंत्र गुरु शिष्य परंपरा से मिला हो, तभी वो मंत्र काम करेंगे। आप नेट पर देख लो, ये मंत्र पढ़ लो और वो काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। इतने सस्ते नहीं है मंत्र, ठीक है। मैंने बोल दिया और वहां पर वो काम हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा होता तो रावण लेके नहीं जा पा रहा होता सीता को, बिल्कुल, ठीक है जी। तो उस टाइम पर भी कई सारी चीजें थी। तो जिस किसी को भी राहु से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वास्तु के अनुरूप साउथ वेस्ट कॉर्नर, या तो वहां बाथरूम मिलेगा, या उस दीवार पर सीलन मिलेगी, या फिर आपके साउथ वेस्ट में कोई ड्रेनेज पाइपलाइन होगी सीवर की, या घर के जस्ट बाहर सीवर होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके घर में राहु फैला हुआ होगा। राहु फैला हुआ कैसे होता है? जगह जगह पर एक जैसी चीजें होना। ओके। भगवान की मूर्ति है, यहाँ टांग दी, वहां फोटो लगा दी, दूसरे कमरे में गया वहां मिल गई, एक जैसी चीजें हो गई। कील ठोक रखी है बहुत सारी दीवारों पर, दो चीजें हो गई। बिजली का खराब सामान या उस मंशा से इकट्ठा किया हुआ सामान कि बाद में काम आ जाएगा, वो होगा, ठीक है। या फिर आपके सेल फोन या बैटरीज जो होती हैं या सेल जो खराब सेल होते हैं वो होंगे। लास्ट चीज कि आपके बच्चे अगर घर पर हैं उनके खिलौने हाथी की शेप के होंगे, एलिफेंट शेप के जो खिलौने होते हैं, प्रिंट जो होती है चीजें, जी। और सूंड अगर ऊंची हो उसकी, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के घर में राहु नेगेटिव रिजल्ट दिखाएगा। और उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो ये सारी चीजें हटाओ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना शुरू करो, तब जाके प्रॉपर इलाज होता है राहु का। ओके। महामृत्युंजय यंत्र अपने घर पर स्थापित करो, वो इलाज होता है राहु का। अगर आप नहीं करते हो इनमें से कोई भी चीज और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो तो आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, समय बर्बाद होगा, सेहत बर्बाद होगी, एफर्ट बर्बाद होंगे। तो ये राहु नुकसान ही तो करवा रहा है, बेफालतू के घर में तनाव रहेगा, वो राहु नुकसान ही तो करवा रहा है। बिल्कुल। तो वो चीजें कंट्रोल करते हैं इन उपायों से। जैसे कहते हैं कि अगर राहु मंगल कुंडली में राहु मंगल के साथ बैठ जाता है तो मंगल अंगारक दोष बन जाता है, तो ये स्थिति क्या होती है कुंडली के? कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिनको दोष आज के टाइम पर समझा जाता है जी। या फिर यूं कहूं कि जैसे एक फोन है, फोन के सदुपयोग पता है आपको? बहुत सारे हैं। दुरुपयोग? बहुत सारे। आप क्या करते हो? सदुपयोग करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं। नहीं, कई बार दुरुपयोग भी होता है। हाँ, फोन के जैसे हम सदुपयोग कर रहे हैं, फोन के सदुपयोग कर रहे हैं, तो फोन हमारे लिए यूजफुल है जी। और यूजलेस किसके लिए है? जो दुरुपयोग करता है। वैसे ही जो कुंडली में योग होते हैं उनके लिए दोष होते हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं या वो उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। जैसे गुरु चंडाल योग होता है, हाँ, कुंडली में मांगलिक योग होता है, काल सर्प योग होता है, वैसे ही अंगारक योग होता है। मतलब पर इन सारे को दोषों से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंट्रोड्यूस डराने के लिए, वायरल होने के लिए किया जा रहा है। हाँ, लोग डरे, डर का बिजनेस बन चुका है। मनोवैज्ञानिक है पूरी की पूरी ज्योतिष, जो हम प्रेडिक्शन वाले के अंदर यूज करते हैं। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी होती है जो, वो मनोवैज्ञानिक ज्योतिष है पूरी, और पूरी की पूरी ज्योतिष का कैलकुलेटिव पार्ट है। आज के टाइम पर आप रैंडम जो भी एस्ट्रोलॉजर बन रहा हो उससे पूछ लो कि लगन कैसे निकालते हैं, ये आएगा ही नहीं उसको। सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा, निकल जाएगा। हाँ। कैलकुलेशन कहाँ गई? आयनांश क्या होता है नहीं पता होगा। तो ये चीजें आनी चाहिए ज्योतिषी को। वो सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए ही ज्योतिषी बना है, वायरल होने के लिए ज्योतिषी बना है, वो गलत है, ठीक है। और जो अंगारक योग की आपने बात करी, राहु मंगल साथ में हो
तो अब ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, बिल्कुल पोटेंशियल क्या है उस व्यक्ति का, मैं वो बता रहा हूँ। राहु जो है वो हाथी है, जी। ठीक है। कुंडली के अंदर राहु अगर अकेला हो तो लाल किताब के अनुसार ऐसा जो राहु होता है वो हाथी का काम करता है, और खुला जंगली हाथी क्या कर लेगा, वो क्या कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर उसी राहु के ऊपर, उसी हाथी के ऊपर अगर कोई कमांड आ जाए तो बल राहु का, दिमाग मंगल का, मंगल सेनापति है जी। ठीक है। अब जब व्यक्ति दिमाग लगाकर उस ताकत का इस्तेमाल करता है, वो अंगारक योग के सदुपयोग करने लग गया। बिल्कुल। और वहीं मंगल यहाँ पर है, राहु वहां पर है, आप गाइड करने वाले हो या आप डर गए उससे कि मैं पास जाऊंगा, या हाथी के ऊपर महावत जब बैठेगा, महावत होता है जो हाथी को चलाता है, जब वो बैठेगा तो वो गिरा ना दे, इनसिक्योर हो जाओ, डरो चीजों से, आगे बढ़ने से डरो, वहां पर फिर भ्रांतियां फैलेंगी। क्योंकि उस हाथी को कंट्रोल करना जरूरी है। वो राहु जो है वो हाथी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। वो आपके धुआं है एक तरह से, उस धुएं को कंट्रोल करना जरूरी है जी। तो कंट्रोल ऐसे ही होता है कि आप प्लानिंग करो, ये चीज है। कहते हैं गुरु चांडाल दोष, तो जब कुंडली में होता है कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, मतलब बहुत कुछ बोला जाता है। मांगलिक दोष के तहत ये बात बोली जाती है कि व्यक्ति गुस्से वाला होता है। गुरु चंडाल दोष के तहत ये बात बोली जाती है कि व्यक्ति कंफ्यूज्ड रहता है, ये अच्छे काम नहीं कर सकता, कंफ्यूज्ड रहेगा, डाउट रहेंगे इसको खुद की पर्सनालिटी पे। वो क्यों होता है? जब भी गुरु चंडाल योग कुंडली में बनता है तो वो गुरु चंडाल योग एक्टिवेट भी तो होगा। एक्टिवेट कैसे होगा? जब उसको माहौल मिलेगा, करेक्ट। एक बीज है जी, नीम का मान लो, अब नीम का बीज आपने टेबल पे रख दिया, वो उग जाएगा? नहीं उगेगा ना, उसको प्रॉपर कंडीशनिंग चाहिए। गुरु चंडाल योग को एक्टिवेट करने की प्रॉपर कंडीशनिंग होती है, जो हमारा समाज और हमारे घर वाले उस पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं। क्या? उदाहरण की बात है, मैं अलमारी से शर्ट निकाल कर कपड़े नहा कर निकला और शर्ट निकालने के लिए खोली, कौन सी पहनूं? कंफ्यूजन। मम्मी बताना, ये पहन ले। माँ ने मदद कर दी उसकी, बेड़ा गर्क कर दिया उसका, मदद करके। इतना सा डिसीजन वो नहीं ले पा रहा कि शर्ट कौन सी पहनूं, वो जीवन के डिसीजन ले लेगा। ये भूमिका मिल गई गुरु चंडाल योग को एक्टिवेट होने की जी। अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता ही नहीं कभी भी। बच्चा तैयार होकर नीचे आता है, माँ बोल देती है कैसा लग रहा है, कोई भी बोल देता है कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्या पहन के जाएगा, कैसे पहनेगा। आप कंप्यूटर खोल के देखो लोगों के, वहां से आपको पता लग जाएगा राहु व्यक्ति का डिस्टर्ब्ड है नहीं है। उसके दिमाग होता है कंप्यूटर के अंदर जी, मतलब आप नहीं, कंप्यूटर के अंदर तो दिमाग नहीं होता, हम मतलब जो कमांड आप जो अपनी फाइल्स को उसमें सेव करते हो हाँ। तो जैसा अपने दिमाग में आप अपनी फाइल सेव करते हो, कोई याद रखते हो बात, वैसे ही तो रखते हो कि भाई यहाँ पर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये डेट है, ये डेट के अंदर ये टाइम है, ये टाइम के अंदर ये वीडियो डाली है मैंने जी। पर्सन का नाम हो। कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से अपनी कंप्यूटर की फाइल्स रखते हैं, उनका राहु देख लो आप, कंफ्यूज मिलेंगे, हमेशा कंफ्यूज मिलेंगे। भाई आप जब एक चीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, घर को क्या ऑर्गेनाइज करोगे, जीवन को क्या ऑर्गेनाइज करोगे, कोई कंपनी अगर आपकी हुई तो उसको क्या ऑर्गेनाइज करोगे, डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं है। तो जब गुरु चंडाल योग बनता है कुंडली के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके फायदे पे बता देता हूँ मैं। पहले तो नुकसान समझ में आ गया कि ये होता कैसे है, हमारे सामाजिक कंडीशनिंग की वजह से, घर वालों की कंडीशनिंग की वजह से। अब आपको बता रहा हूँ कि इसके ये कर क्या सकता है, इसके पोटेंशियल क्या है। जहां पर काम तलवार का हो, तलवार इस्तेमाल होनी चाहिए, जहां पर काम सुई का हो, सुई इस्तेमाल होनी चाहिए। गुरु चंडाल योग जिसकी कुंडली में बनता है उसके पास ये दोनों हुनर होते हैं। अच्छा। जहां पर तार्किक काम है वहां वो तर्क से काम कर लेगा, जहां पर प्लानिंग करके काम करना है वहां वो प्लानिंग करके काम कर लेगा। वरना गुरु चंडाल योग वाले ही मैंने देखे हैं, दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, खुद के जीवन के लगे पड़े होते हैं। तो दूसरे के जीवन को सुधार सकते हैं। तो ऐसी ना कुंडली में ये चीज भी पता चल जाती है कि किसी बच्चे की पढ़ाई में बार बार रुकावटें आ रही हैं। हाँ, पता लगता है। किस तरीके से? सबसे पहले तो माहौल चेक करो घर का। माँ बोल रही है बच्चे पढ़ते नहीं है, पिता बोल रहा है बच्चे पढ़ते नहीं है, नंबर नहीं आते। आप कितना पढ़ते हो घर में?
आपने क्या माहौल दिया बच्चे को, वो बीज डालना चाह रहे हो, जो फल चाह रहे हो उसका बीज क्या रोपण किया जी, पहले बताओ। आपने परवरिश के दौरान बच्चे के सामने कितनी बार किताब खोल के देखी है? आप सारे दिन रील चला रहे हो, आप सारे दिन टीवी को स्क्रॉल कर रहे हो, आप सारे दिन नाटक देख रहे हो, तो बच्चे से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि ये पढ़ाई में अच्छा होगा? बुक रीडिंग की हैबिट आपकी नहीं है, आपके बच्चे में कैसे आ सकती है? बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर घर का, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बच्चे को बिठाकर पढ़ो और पढ़ाओ। मैं उपाय जो बताता हूँ वो 2 तरीकों से बताता हूँ। एक तो जैसे मान लो कि डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके फीवर हो रहा है, आप ये मेडिसिन खा लो, उसके साथ ये भी तो बोलेगा ना दही चावल ठंडा पानी ये सब बंद है, बिल्कुल, वो बंद ना करो और दवाई खाते रहो तो टेम्परेरी इलाज हुआ जी। मैं वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में कंसल्ट करता हूँ कि पहले बेस सुधारो। बेस कैसे है कि अपने घर में पढ़ाई का माहौल खड़ा करो, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का यूज करो। देख लो बच्चे टॉप ना करे तो बिल्कुल नॉर्थ ये ईस्ट, आप पहले माहौल तो दो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण बोला जाता है। ईशान कोण ईश्वरीय कोण है, वहां ईश्वर का वास है, वहां इंटेलेक्चुअल चीजों का वास है। आप बुक्स रखो वहां पर, आप मंदिर रखो वहां पर, आप ध्यान कक्ष बनाओ वहां पर बैठने से फोकस बढ़ता है। वहां पर बैठने से व्यक्ति सोचने पर विवश होता है, चाहे वो अच्छा सोचे चाहे वो बुरा सोचे। करेक्ट। जो माहौल दोगे वो उस हिसाब से सोचेगा। बिल्कुल। तो ये जो चीज होती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की, इसको आप यूज कर सकते हो कि भाई पढ़ाई के अंदर बच्चे का अगर मन नहीं लग रहा है तो आप पढ़ाना शुरू करो नॉर्थ ईस्ट में बिठाकर, और बच्चे के सामने एक ग्लास के अंदर पानी रख दो और वो पानी पढ़ाई के बाद उसको पिला दो। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पानी के अंदर मेमोरी होती है, वाटर मेमोरी को कंटेन करता है। अब वो मेमोरी को कंटेन कैसे करता है? हिंदू शास्त्रों के अंदर जब भी हम जैसे संकल्प लेते हैं तो जल को इस्तेमाल करते हैं, जब अर्पित करते हैं कुछ तो जल का इस्तेमाल करते हैं, जब हम जैसे चरणामृत लेते हैं तो जल है उसमें, हम जो साधना कर रहे हैं जैसे जप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने जप करे या नहीं करे, पर जब करते हैं, जब भी जैसे मंत्र जाप कर साधना में जाते हैं तो मान लो कि आपकी 10 माला हो गई जी। 10 माला के बाद आपको बोलते हैं परमात्मा मैंने जो भी किया है वो सब आपको अर्पित करता हूँ, इसका फल मुझे मिले। पी रहे हो ना जल, वो सामने जो जल रखा है वही पी रहे हो, कोई दूसरा बाहर से लाके नहीं पी रहे। तो वो उस जल के अंदर मेमोरी होती है। सिद्ध पुरुष हो तो किसी मंत्र का उच्चारण करवा के उसे फूंक मार के बीमार व्यक्ति को पिला दो महामृत्युंजय मंत्र का करके, तो वो ठीक होने लग जाता है। ये वैज्ञानिक है चीज, इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो वो जल मेमोरी रखता है। तो जो पढ़ाई वाले गुण आप जल में डाल रहे हो, जल के पास रहकर वो फिर जल आप पी लेते हो, तो वो सारा का सारा आपके अंदर आ जाता है, आपकी इंटेलेक्ट बढ़ती है उससे। काफी अच्छी रेमेडी है। जो भी मैं तो ये कहूंगी कि अपने बच्चे के पास पानी रखो, जिससे सिर्फ पानी रख देने से नहीं होगा, बाकी माहौल क्रिएट तो करना ही पड़ेगा। पहले माहौल क्रिएट करो, नॉर्थ ईस्ट में बिठाओ, पढ़ाओ बच्चे को, समझाओ उसको। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, AR VR अवेलेबल है, जो हम डिजिटलाइज कर सकते हैं चीजें, जो हम बुक्स में चीजें देखते हैं वो हम सामने देख सकते हैं आंखों के। बच्चे को प्रैक्टिकल अनुभव दो। जो World War II वो पढ़ रहा है वो उसको घुमा कर लेकर आओ, दिखाओ उसको याद रहेगा, वो भूल नहीं सकता जिंदगी में। भूल नहीं सकता, प्रैक्टिकल चीजें याद रहती हैं बच्चों को। तो मैंने एक रील देखी थी, उसी पे थोड़ा सा आज एस्ट्रोलॉजिकल बात चल रही है। कहते हैं अगर आपको लाइफ में सारे ग्रहों को अच्छा करना है तो हर डे एक कलर होता है, उसे पहनो और आप सक्सेस आपको देखो सामने खड़ी है, मिल जाएगी। मतलब क्या सच में हर डे अकॉर्डिंगली हम कलर पहनते हैं? मार्क जुकरबर्ग को कितने ड्रेसेस में देखा है आपने? ग्रे टी शर्ट में और मेरे ख्याल ब्लू जीन्स। स्टीव जॉब्स को वो भी शायद ऐसे ही पहनता है ना, एक ही ड्रेस कोड रखते हैं जी। उनको सक्सेस मिल गई। हाँ। तो उन्होंने तो ये फॉलो नहीं किया, पर बहुत सारे लोग तो इसी चीज के पीछे भागे हुए। अब वो भाग रहे हैं, उनको सक्सेस भी वैसे ही चाहिए फिर टेम्परेरी। वो सक्सेस मानते किसको है? आपसे पूछूं मैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो आप अगर क्लियर जवाब दे दो तो बता दो। नहीं दे सकते, है ना। हर व्यक्ति की सक्सेस का पैमाना अलग है। किसी व्यक्ति की वीडियो बहुत अच्छी एडिट हो जाए उसको सक्सेस मानता है, कोई व्यक्ति एक गाड़ी ले आए उसको सक्सेस मानता है, कोई व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, प्यार से बात कर ले 2 लोग उससे, उसको सक्सेस मानता है, कोई व्यक्ति मानता है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा हो वो सक्सेस है, बहुत महंगे कपड़े हो, घड़ी महंगी हो वो सक्सेस है।
सक्सेस का पैमाना अलग अलग है, अलग-अलग, आपको सबके कैसी 10 सक्सेस पॉइंट्स हैं। चाहिए। और जो बात रही कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए मैं आपको 9 के 9 ग्रहों को ठीक करने का तरीका बता देता हूँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले शनि को पकड़ते हैं। जी सक्सेस के लिए शनि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जी शनि को जब आप इमेजेस में देखते हो तो उनका जो सिंबल है वो है तराजू। तराजू जो बीच से पकड़ा हुआ है, दोनों साइड से इक्वल है चीजें, इक्वल है। ठीक है। और कायदे से कहूं तो बीच से पकड़ा भी नहीं हुआ, वो सिर्फ शेप है, ठीक है। जब शनि की बात आती है तो हम अगर इक्विलिब्रियम बना पाए, फ्रीडम भी उतनी दे पाए, जैसे मान लो कि वो जो तराजू है वो बराबर कैसे है, आपके जैसा आपने किया है उसके अकॉर्डिंगली मे बी। बराबर कैसे, वो दिखने में दोनों पैर इक्वल हैं, वो दिखने में कैसे हैं बराबर, वो दिखने में ऐसे बराबर है कि ना तो ए और बी, ना तो ए बी से भारी है और ना ही ए बी से हल्का है, बिल्कुल बराबर है। सेम वैसा ही जीवन होना चाहिए। कोई भी चीज अति ना हो, दूर ना हो, और कोई इतनी भी दूर ना हो कि वो काम ही ना बन पाए, और कोई इतनी भी पास ना हो कि काम ही ना बन पाए। एक उचित दूरी बहुत जरूरी है। आप पढ़ते हो, बहुत दूर चले जाओगे नहीं पढ़ पाओगे, बहुत पास आ जाओगे नहीं, उचित दूरी जरूरी है। तो उचित इक्विलिब्रियम जरूरी है, उचित समीप और दूर जरूरी है। जीवन में कोई भी रिश्ता बचाना हो आपको, कोई भी रिश्ता रखना हो किसी भी व्यक्ति से तो जरूरी। काम के लिए उचित एफर्ट जरूरी, उचित डायरेक्शन जरूरी, आपका गोल जरूरी, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी गोल हो, जैसा भी गोल हो, चाहे बुरे से बुरा गोल हो, चाहे बढ़िया से बढ़िया गोल हो, गोल जरूरी। तो वो इक्विलिब्रियम ले आए। शनि हमें ये चीज सिखाता है। सूर्य हमें सिखाता है कि जब तुम्हें मिल रही है वो चीज तो अहंकार मत करना, ईगो में मत आना। अगर आओगे तो मेरे पीरियड में तो तुम्हें मैं दे दूंगा वो चीज, और उससे अगला पीरियड तुम्हारा प्रॉब्लम उड़ जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो जब सूर्य बोलता है कि अपना, जैसे राजा होता है, एक तो होता है डिक्टेटर। भगवान राम को हमने डिक्टेटर नहीं कहा कभी, हालांकि डिक्टेटरशिप में थे वो, बिल्कुल थे, ठीक है। हिटलर को हमने डिक्टेटर कहा, क्यों? भगवान राम का व्यवहार, व्यक्तित्व इस तरीके का था कि इस तरीके का है कि सबका समझते थे, वो सबको समझते थे, प्रजा को अपना मानते थे। प्रजा से कर वसूलना, टैक्स वसूलना, ये सब जो चीजें हैं वो बहुत सेकेंडरी है, प्राइमरी पर प्रजा का हित है। तो राजा वैसा होना चाहिए। तो सूर्य की क्वालिटीज जिसके अंदर है, मैनेजर है, हायर अथॉरिटीज के लोग हैं, उन सबको ऐसा होना चाहिए कि वो सूर्य की क्वालिटी, राजा वाली क्वालिटी हो। तब आपको देखो कितना मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, पॉलिटिक्स में कितना लाभ मिलता है। चंद्रमा आपको सिखाता है कि अपने इमोशंस को कितना बैलेंस करना है। आप किसी व्यक्ति के साथ इतने नहीं खुल सकते हो जितने अपने परम मित्र के साथ खुल सकते हो। बिल्कुल। आप ओवर इमोशनल होकर कभी कभी अपना ही काम बिगाड़ लेते हैं। वो चीज चंद्रमा से ही मिलती है। जरूरत से ज्यादा सोचना चंद्रमा ही सुचवाता है। फिलॉसफी में चंद्रमा ही लेकर जाता है, मनोविज्ञान में चंद्रमा लेकर जाता है, तर्क में चंद्रमा लेकर जाता है, ठीक। अपनी बात को अच्छे से कह पाना चंद्रमा का काम है। इसके साथ साथ ही जब चंद्रमा की बात चलती है तो चंद्रमा आपको कहता है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। अपने विचारों में अगर खेल रहे हो तो वर्तमान क्षण में रहो, पास्ट और फ्यूचर में नहीं, वर्तमान में रहो। जब ये आ जाएगा आपके पास तब आपका जीवन सुधरता है। जो भी आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं वो कर लोगे। मंगल कहता है आपको ऊर्जा रखो, ताकत रखो। बचपन में आप स्कूल गए होंगे डेफिनेटली, तो क्लास में एक लड़कों में एक वो नहीं होता कि जो रोब सा झाड़ता है सभी लोगों पे, बुली करता है सबको। एक वो पर्सनालिटी मंगल की है, और एक वो पर्सनालिटी मंगल की है कि मेरे पास ऊर्जा है, मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने उस ऊर्जा को डाइवर्ट किया। एक पर्सन लड़ाई झगड़े में अपनी ऊर्जा डाल रहा है, एक पर्सन उस ऊर्जा को डाइवर्ट कर रहा है स्पोर्ट्स में। तो सही ऊर्जा को डायरेक्शन देना मंगल का काम है। बुध
बुध आपको देता है चालाकी और चतुराई, ये दो चीजें हैं। जी, चालाकी का मतलब होता है कि मुझे पता है कि अब मेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है। चतुराई का मतलब होता है कि मैं इस पर्सन से क्या लाभ उठा लूं बिना मेरा कुछ गवाए। चालाकी होती है कि ठीक है यार, उठा रहा है, उठाने देता हूं, पर मैं समझता हूं कि ये मेरा लाभ उठा रहा है, पर मैं इतना भी नहीं उठाने दे सकता कि अपने घर से चीजें कर दूं। जी, ठीक है, तो व्यक्ति को इतना होना चाहिए चालाक, हर हथकंडे को वो समझ पाए, हर चालाकी को वो समझ पाए दूसरों की, हर चतुराई को वो समझ पाए दूसरों की, इतना चालाक होना चाहिए। जी, जब आपके अंदर ये गुण आ जाता है तो बुध आपका अपने आप ठीक है और आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद गुरु आता है। गुरु आपको कहता है कि आप ज्ञान अर्जित करो पहले। जी, आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करनी है, आपको अगर कोई भी चीज बतानी है तो उसका ज्ञान तो लो। करेक्ट। ज्ञान बिना लिए आप चल रहे हो अगर समाज में, तो क्या उससे लाभ होगा? बिल्कुल, अपनी ही हंसी का पात्र बनोगे। जी, तो वो चीज करो, ज्ञान अर्जित करो। अगर जब आप ज्ञान अर्जित कर लेते हो तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी अपने वक्त के साथ बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शुक्र। जी, शुक्र आपको क्या कह रहा है कि आपका समय बढ़िया चल रहा है, सुंदर बन के क्यों नहीं रहते? ठीक है, आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है, आप सुंदर बन के रहो, आप बढ़िया चीज पहनो, बढ़िया चीज खाओ। एक क्लास होती है आदमी की जी, कि वो चल रहा है तो यार अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव, राइट। ठीक है, आप इंडिया में, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में आप लोग को देखो, कुछ लोग होते हैं जो बनते हैं फैशन में अपनी जान को, कर नहीं पाते, और कुछ होते हैं जो मतलब दिखने में ही यार बहुत खूबसूरत सा है, मतलब ये परमात्मा का बनाया हुआ व्यक्ति है, तसल्ली का। जी, कुछ वैसे लोग होते हैं। जी, और साफ सुथरे रहो, प्रेजेंटेबल रहो, वो शुक्र देता है। समझे? जब आप ये चीज कर लेते हो तब आपको बहुत लाभ मिलता है। कैसे? जब वो लग्जरी कंफर्ट आपको मिलेगी, जब आपके एफर्ट्स का आपको लाभ मिलेगा, तो वो क्या शो करेगा? शनि का मैंने आपको पहले बताया था। राहु कहता है कि आप बहुत ज्यादा बढ़िया प्लानिंग करो। डराता नहीं है राहु कभी भी। राहु कहता है कि इतनी बढ़िया प्लानिंग करो अपनी, मतलब ऐसा समझो कि अंधेरा हो गया, अंधेरे में किसी को कुछ दिखेगा नहीं। कब तक नहीं दिखेगा? जब तक नाइट विजन आपके पास ना हो। राहु नाइट विजन का भी काम करता है। जहां आदमी सोच नहीं पाता, अंधकार में रहता है, वहां राहु देख पाता है। करेक्ट। ठीक है, और अपना रास्ता बना सकता है। जी। राहु वो क्वालिटीज देना चाहता है, वो क्वालिटीज देना चाहता है, इसीलिए वो बेफालतू के खर्चे करवाता है कि भाई प्लानिंग कर अपने पैसे की, पैसे वेस्ट ना जा, बेफालतू में टाइम वेस्ट करवाता है, रील स्क्रॉल करवाता है ज्यादा। वॉशरूम में बैठे हैं लोग, आधा घंटा बैठते हैं वॉशरूम में और स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स, तो वो अपना एक तरह से, मैं ये नहीं कहूंगा राहु खराब कर रहे हैं, वो खराब राहु है, इसीलिए ये करवा रहा है। ठीक करने के लिए अपने उसी टाइम की प्लानिंग करो कि आपका स्केड्यूल होना चाहिए कि आपको सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, किससे मिलना है, क्या ऑर्गेनाइज्ड, क्या प्लानर है आपका जी, वो होना चाहिए आपके पास। केतु, जब राहु की ये वाली चीज आप अचीव कर लेते हो तो राहु कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा और हर फील्ड में आपको सक्सेस दिलवाएगा। केतु कहता है सब मिलेगा तेरे को, किसी से अटैच मत हो जाइए। समझे जी? जैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब क्षणिक है, आज है 10 साल के बाद नहीं है, 15 साल के बाद नहीं है। ये केतु के काम है। आपका ये घर सुंदर है, इसी घर के अंदर तरेड़ आ जाएगी, इसी घर के अंदर पपड़ी बन जाएगी जी। वो सुंदर रहा नहीं, तो फिर इतना अटैचमेंट क्यों था इसके साथ? क्षण भंगुर चीजों के साथ अगर आपका अटैचमेंट है तो आप दुख के भागी बनोगे, चाहे आप परमात्मा हो, चाहे आप एक साधारण मनुष्य हो, चाहे आप एलॉन मस्क हो। ठीक है, और अगर आपका ध्यान केंद्रित है उन चीजों पर जो क्षण भंगुर नहीं है, परमात्मा की तरफ आपका ध्यान है जी, आत्मा की तरफ आपका ध्यान है, आपका ध्यान खुद की यात्रा को पूरा करने पर है, तो ये केवल पड़ाव की तरह आती है चीजें।
तो अल्टीमेट टारगेट आपका क्या है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है या आत्म साक्षात्कार करना है, समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है जी। ग्रह आपको इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। मतलब काफी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हर ग्रह की इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं जिन्हें हम लोग जानकर ही इग्नोर करते हैं। हाँ? जबकि हमें सबको पता है कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोग ना कहीं शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का जो यूथ है या आज की जो जनरेशन है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा करना चाहती है, उसको जानना चाहती है। तो क्या ज्योतिष में ऐसी कोई ट्रिक होती है कि अगर किसी को शेयर मार्केट में जाना है तो ज्योतिष के द्वारा पता लगाया जा सके? एक डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, पहले तो राहु को आप ठीक करो। ठीक है। शेयर मार्केट में जाना है, इजी मनी अगर आपको चाहिए, पहले कुंडली में भी देख लेना चाहिए कि शेयर मार्केट का योग है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप एट द एंड ऑफ द डे क्या लाया था और क्या लेकर गया, ऐसा ही करोगे। मैं एक स्टोरी के साथ बात को कहने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी को जुआ खेलने की आदत थी, सब कुछ हार गया। लास्ट में 2 रुपए पड़े थे उसके पास, सिर्फ 2 रुपए। और वो बोला कि मैं चला जाऊं, अपनी वाइफ से पूछता ये जुआ खेला हूं इसका। तो वाइफ भी अब समझा समझा के थक चुकी थी, हार चुकी थी। बोलती जा खेल ले, 2 रुपए तो हैं तेरे, जा कर ले, ये भी नुकसान करेगा फायदा करेगा जो भी करेगा, चांस तो है। अच्छा हाँ, शेयर मार्केट वालों के पास चांस बहुत बढ़िया होता है। ये लोग सोचते हैं कि अगले दाव में हमारा कुछ बन जाएगा, राइट। ठीक है, अगले स्टेप पर इतना बुरा नहीं हो सकता मेरे पास, मेरे साथ, ये जरूर सोचते हैं। तो वो भी आदमी सेम था, तो उसने सोचा 2 रुपए लेकर चला गया शेयर मतलब जुआ खेलने। 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 से 100 बना लिए, 100 से 1000 पे आया, 1000 से 10,000, लाख। बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, अरे मैं तो वो 2 रुपए से सारी संपत्ति वापस ले आऊंगा। सारी संपत्ति वापस ले आया और लास्ट बोलता कि जाने से पहले कि एक बार ना मैं ये सारा, अब जीत तो रही हूं मैं, सारा दाव भी खेल लेता हूं दोबारा, कि अब तक डबल हो जाए, मेरी वाइफ खुश हो जाएगी बहुत ज्यादा। लगाया और हार गया 0। घर जब वो वापस आया तो उसने, वाइफ ने बोला कि क्या जीते क्या हारा। तो वाइफ ने, जो व्यक्ति था, हस्बैंड था, उसने आंसर दिया कि 2 रुपए लेकर गया था, 2 रुपए हार आया। 2 रुपए लेके गया था, 2 रुपए हार आया। 2 रुपए हार आया, 2 रुपए लेकर गया था। वो सारा दृष्टांत नहीं बताया, समझे? तो राहु जो करता है वो ये करता है कि रुकना कब है, तुम्हें रुकने नहीं देगा जब तक तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, उस हाथी के ऊपर महावत नहीं बिठा रहे। जब तक तुम कंट्रोल नहीं कर रहे तब तक वो चलाता ही चला जाएगा। वो आपको मतलब कह सकते हैं भ्रम दिखा ही रहा था, अब आपको कितना रोकना था वो डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, पहली चीज। अब आपने पूछी रेमेडी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सांप के साथ अपनी फोटो लगा दो। जिसको भी शेयर मार्केट करनी है पहले चेक कर लेना कि शेयर मार्केट का योग है कुंडली में या नहीं है जी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सांप के साथ अपनी फोटो लगा दो। ऐसा मैंने सुना है कि फिर वो व्यक्ति हारता नहीं है। अच्छा, पर हाँ सबसे पहले योग जरूर चेक करा लेना कि हाँ। है कि नहीं। तो तुम सांप वाली फोटो लगा लो और हाँ, योग ये हो चीज ना, है, फिर हार जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल। तो एक चीज और, जैसे ना जब आप वास्तु से रिलेटेड कुछ चीजें बता रहे हैं तो मुझे मेरा ही डाउट है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट कर चुकी हूँ। तो जो एंट्रेंस होती है उसको चेक किस तरीके से करते हैं? बाहर से चेक करते हैं या अंदर से चेक करते हैं? मतलब एंट्रेंस की जो डायरेक्शन होती है उसे चेक किस तरीके से किया जाता है? घर के बीच में खड़े हो जाओ जी, बिल्कुल बीच में खड़े हो जाओ। ठीक है, उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। कंपास रख दो बीच में, ठीक है। अब जो भी डायरेक्शन है सामने आपके। ओके, मतलब बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि बाहर से चेक की जाती है। घर का फेसिंग क्या है? घर का, ओके, घर का फेसिंग क्या है? बस इतना होता है। तो बहुत ज्यादा भ्रम भी है, क्योंकि मैं कंफ्यूज खुद हो चुकी हूँ एज ए होस्ट, क्योंकि हर किसी का एक अपना मत होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है बताने का। पर बहुत थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लोगे, बहुत थोड़ा सा, ज्योतिष के अंदर इतना ज्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रैक्टिकली अगर ज्योतिष को आपको सीखना है और प्रैक्टिकली ज्योतिष को अगर करना है और इससे लाभ लेना है तो बहुत कम दिमाग लगाने से आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी।
और मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ हर व्यक्ति से कि ज्योतिष जरूर सीखे, बिल्कुल। मतलब जरूर ही सीखे, टोटके के तहत मत सीखे, उपाय के तहत मत सीखे, बल्कि अपने जीवन को सरल बनाने के लिए सीखे, दूसरों को जानने के लिए सीखे, दूसरों के पर्सपेक्टिव को क्लियर करने के लिए सीखे, ठीक है, दूसरों की मदद के लिए सीखे। इसलिए मत सीखे कि मैं पैसा कमा लूं, मेरा नाम हो जाए, मैं 2 टोटके बता दूं, मैं वायरल हो जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। इस चीज के ये बेकार बात है, ज्योतिष को आप बदनाम कर रहे हो। बिल्कुल। आप इसलिए ज्योतिष सीखो कि सामने वाले की फिलॉसफी, सामने वाले के दिमाग, सामने वाले के व्यक्तित्व के बारे में आपको 2 मिनट में पता लग जाए कि ये कहाँ फंसा हुआ है अपने जीवन में, ताकि वो गलतियां आप अपने जीवन में करने से बच जाओ। हाँ, एकदम सही कह रहा है। तो जैसे मैंने सुना है जो नेता, राजनेता होते हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो किस तरीके से यूज होता है, वो किस तरीके से करते हैं एस्ट्रोलॉजी? नेता, राजनेता जब भी एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, और ये अब से नहीं कर रहे, राजा महाराजाओं के समय से कर रहे हैं, ठीक है, कि अब इस राजा की दशा अच्छी है तो इस व्यक्ति को क्या शुभ समय है कि कब युद्ध करे, कब ये जीते, क्या शुभ समय है कि इसकी प्रजा के लिए कब पॉलिसी रिलीज करी जाए, इस राजा के परिवार का, वंश का, राज्य के वंश का, राज्य की वृद्धि कैसे हो, मुहूर्त देखकर ये सब चीजें पता लगती हैं। ओके। इस तरीके से राजा के टाइम पर यूज होती थी। आजकल के टाइम पे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कैसे मर्जी आप चीजों को इस्तेमाल करो। तो जी मेरा इलेक्शन में कब जीतूंगा, कैसे जीतूंगा, क्या उपाय कर लूं। आप देख लो बगलामुखी में हम लोगों से भी काफी मतलब पॉलिटिशियंस, नेता, मतलब ये जितने भी बड़े लेवल के हायर क्लास लोग होते हैं वो सब बगलामुखी अनुष्ठान करवाते हैं अपने। सबके सब करवाते हैं। प्रतिंगरा का अनुष्ठान करवा रहे हैं, बगलामुखी का अनुष्ठान करवा रहे हैं, कामाख्या माता में पूजा चल रही है, तो महामृत्युंजय संस्थान के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? किसी ने रिकमेंड करा है, एस्ट्रोलॉजर है वो जी। विजय की कामना से किया है, दुश्मनों के सर्वनाश से रिलेटेड किया है, ये सब चीजें होती है। तो वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं और इस तरीके से लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे मान लेते हैं आपने किसी की कुंडली देखी और उसके सारे ग्रह कहीं ना कहीं उसके विपरीत हैं जो उसकी लाइफ स्टाइल है, तो क्या जो रेमेडीज आपने बताई या वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया उसने बताई, क्या सच में उसकी लाइफ को चेंज किया जा सकता है? देखो, किसी एस्ट्रोलॉजर की तो मैं गारंटी देता नहीं। मेरी नजर में एस्ट्रोलॉजर का दायित्व बहुत ही बड़ा है। सामने वाला पर्सन अगर आपके पास आया है और आपने पैसे कमाने की चाहत से उसको आपने कुछ टोटके बता दिए, उसको लाभ हो जाए, टेम्परेरी लाभ हो जाए, या एलोपैथी की दवाई की तरह आपने चीजें कर दी, वो मैं नहीं समझता वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर वही अच्छा है जो सामने वाले की मनोस्थिति समझे, उसके ग्रह पढ़े, वो क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, और उसके बाद उस पर्सन के लिए जो सही है वही गाइड करे। वो चाहे उसके अहित में हो बात, वो चाहे हित में हो बात, उसके लिए जो लॉन्ग टर्म में ठीक है वो गाइड करे, जो उसके लिए शुभ है वो गाइड करे। ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली देखनी चाहिए। और जब वो एस्ट्रोलॉजर इस तरीके से कुंडली देखता है तो निश्चित रूप से उसकी वो काउंसलिंग भी करेगा, निश्चित रूप से उसको वो उपाय भी बताएगा, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड चीजें भी बताएगा, कुछ रूटीन फॉलो करने के लिए भी बताएगा, ताकि उसका सभी प्लैनेट्स ऑर्गेनाइज हो, उसके अंदर हेल्दी हैबिट जाए जी। अब उसको मान लो सुबह उठ के ना बोला जाए सूरज को जल दे, वो क्यों उठे सुबह? उठ के करे क्या? वर्कआउट करे। ना बोला जाए वर्कआउट कर, तो क्या करे? उठ के मेडिटेशन कर ले। ये अलग अलग तरीके से हम चीज उस व्यक्ति को काम दे रहे हैं कि तू अच्छा जल नहीं दे सकता, नहा के देना पड़ता है, नहीं दे सकता, मत दे भाई, मेडिटेशन कर ले, बेड पे बैठ जा, इतना तो कर सकता है। इतना भी नहीं हो सकता, ठीक है, फिर एक काम कर, सुबह उठ के तू योगा कर ले, एक्सरसाइज कर ले। अगर मेडिटेशन में तो वो वापस नींद आ जाती है तो वो भी नहीं हो रही तेरे से। ऐसे अलग अलग चीजें देते हैं, अलग अलग चीजें देते हैं। वो उसी प्लैनेट से रिलेटेड चीजें देते हैं जो कि प्लैनेट हमें ठीक करना होता है। इस तरीके से उपाय बनते हैं, इस तरीके से उस सामने वाले पर्सन के जीवन में वास्तविकता में चेंजेस आते हैं। ओके, तो मतलब प्रॉपर
उसी के अकॉर्डिंगली हमें देखा जाता है कि वो हाँ। किस तरीके से। अब सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, लोग स्क्रॉल कर रहे हैं रील, वहीं से रेमेडीज भी उठा रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे पहचाने एक फेक व्यक्ति को या फेक एस्ट्रोलॉजर को या फेक बाबा कह सकते हैं, और सच्चे गुरु या सच्चे एस्ट्रोलॉजर को किस तरीके से पहचाना जाए? थोड़ा सा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज है। जैसे मैं एज ए होस्ट कंफ्यूज हो गई, तो मैंने आपसे क्लियर किया कि किस तरीके से देखना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखना चाहिए, बिल्कुल अपने कपाट बंद करके नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, समझे? मतलब आप अगर कोई व्यक्ति आपको शनि की कोई रेमेडी बता रहा है और उससे ये आप लाभ उठाना चाह रहे हो कि मेरे शरीर से आलस खत्म हो जाए, तो आई एम सॉरी टू से ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो मेरे देखे, मेरे सुने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बाद में मिलते हैं और बोलते हैं कि 90% रेमेडीज काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। और गलती एस्ट्रोलॉजर्स की भी नहीं है, गलती एस्ट्रोलॉजर्स की भी नहीं है। सच आम आदमी सुनना भी नहीं चाहेगा, सुन भी नहीं पाएगा। कोई कुंडली देख के मैं अगर ये बोल दूं कि इस कुंडली में शादी के योग नहीं है किसी लड़की को, मान जाएंगे उसके माता पिता? नहीं मानेंगे। अब वो फंसना चाह रहे हैं ना खुद। मैं कुंडली देख के ये बोल दूं कि भाई इस कुंडली के अंदर ना तो बिजनेस के योग हैं ना ही जॉब के योग हैं, क्या करेगा लड़का? बिठा के खिलाओ। पहले के टाइम पे खिलाते नहीं थे? हम सबके परिवार में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे ही होंगे जो, जब जॉइंट फैमिली होती थी तो एक व्यक्ति घर वालों के लिए होता था, डेडिकेटेड, राइट, कि घर में कोई भी दिक्कत हो जाए वो खड़ा है। हाँ। प्रेम की कमी है वो खड़ा है, सब चीजों के लिए वो खड़ा होता था। पर वो सामाजिक रूप से अच्छा नहीं था आदमी, सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं था। कुंडलियां थोड़ी बदल गई लोगों की, बिल्कुल, वो भी तो लोग पैदा ही हो रहे हैं। राइट। असलियत सुनना कौन चाहेगा? अब ऐसे लोग अगर शादी कर लेते हैं तो फंस गए, क्योंकि कुंडली में योग था नहीं शादी का। शादी कर ली, लव मैरिज कर ली या अरेंज कर ली। अब लव कर ली, अरेंज कर ली, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, अब वो एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में फंसेगा जाके। डिवोर्स के चक्कर में पड़ेगा, पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर। हम खुद आमंत्रित करते हैं और कोई थोड़ी करवा रहा है। बिल्कुल, हम खुद बोलते हैं भाई आ बैल मुझे मार। एकदम सही बात है। वही तो चीज है ना। अब आम आदमी सच सुन भी नहीं सकता। हाँ। अगर आप बोलूं कि मैं बिल्कुल सच बोल दूं तो नहीं सुन सकता वो। आस क्या रहेगी, भरोसा क्या रहेगा उसको? तो इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर को ये चीजें भी जरूरी है। अगर ऐसी रील्स वायरल चीजें बंद हो जाए तो ये कहाँ समाज जाएगा? समाज सुनने के तैयार है ही नहीं। भी आप जेन्युइन बता रहा हूं मैं, समाज सुनने को तैयार नहीं है। आप खुल के नहीं बोल सकते भाई तेरी शादी नहीं होएगी जी, या तेरा कोई कारोबार नहीं होएगा, या तू सारी उम्र घर वालों से परेशान रहेगा। आप नहीं बोल सकते खुल के, नहीं बोल सकते, वो सुन भी नहीं पाएगा। इसीलिए रेमेडीज का उत्पन्न हुआ कि भाई मेरे को परेशानी है तो मैं ये कर देता हूँ। और विडंबना की बात यह है कि वो इतनी ज्यादा होने लग गई कि अब रियल वाली चीजें लुप्त होती जा रही है। हाँ, क्योंकि हर एक चीज की रेमेडीज अति हो चुकी है अब जी। हर चीज की रेमेडी है, हर एक चीज की। मेरा प्यार मुझसे रूठ गया, उसको फोन करके माफी मांगने के बजाय मैं नींबू काट रहा हूँ बाथरूम में बैठ के रात को 2 बजे। ये रेमेडियां चल रही है। शहद में फोटो को डुबा रहा हूँ। हाँ, शहद में फोटो को डुबा के इस डायरेक्शन में रख दो, ये टोटके चल रहे हैं। तो अब रिलेशन काउंसलिंग के साथ मनोस्थिति समझकर ठीक करना। भाई मेरी मदर के साथ झगड़ा हो गया, मैं नहीं दोबारा मेरी माँ की फोटो शायद में, मैं माफी मांग रहा हूँ जाके जी। मैं प्यार कर रहा हूँ, लाड कर रहा हूँ, थप्पड़ मारिए थप्पड़ खा रहा हूँ, डांट मारिए डांट खा रहा हूँ। मेरी माँ है वो, वैसे ही वो आपकी धर्म पत्नी है, वो आपका हस्बैंड है। संबंध तो सेम ही है ना, बस वो पैदा कर दिया जी, रिश्ता तो वही है। बिल्कुल। और बल्कि माँ से ज्यादा टाइम आप वाइफ के साथ बिताओगे, तो फिर इसी तरीके की प्रॉब्लम सामने आती है। तो सर मैंने आपके बारे में थोड़ा सुना है कि आप सॉफ्टवेयर द्वारा कुंडली बनाते हैं और लोगों को देते हैं, और काफी कम आपने प्राइस रखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे इससे क्यों? हम लोग एक कुंडली बनाते हैं मार्गदर्शक के नाम से, और एक और है भविष्य दर्पण के नाम से। दोनों ही बुक्स हैं। आपके आने वाले दिन कैसे होंगे, आपको कौन सा शुभ रंग पहनना चाहिए, आपको कौन सा
कार्य करना चाहिए, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक लाइफ आपकी कैसी रहेगी, खुद का घर कब बनाओगे, कब गाड़ी खरीदोगे, कब आप, मतलब ये सारी चीजें जी, स्वास्थ्य से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, भाई बहनों के सुख से रिलेटेड, वाहन माता के सुख से रिलेटेड, विद्या से रिलेटेड, बुद्धि संतान से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, ऑकल्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा उससे रिलेटेड, और धर्म कर्म में कौन सा कार्य आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड, क्या काम आप प्रोफेशन चुनो उससे रिलेटेड, क्या करने से रिजल्ट मिलेंगे, क्या लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करो जिससे रिजल्ट मिलेंगे उससे रिलेटेड, आपका व्यय जहां पर हो जाता है, यात्राएं हो जाती हैं उससे रिलेटेड, आपका लकी कलर, लकी डे, आपका लकी नंबर, क्या शुभ है आपके लिए, क्या अशुभ है आपके लिए, किनके साथ संबंध रखो, किनके साथ ना रखो, तमाम सवालों के जवाब उस किताब के अंदर होते हैं। ओके, और पर आपने तो उसका प्राइस बहुत कम रखा हुआ है। तो मैंने सिर्फ 501 रुपीज प्राइस रखा हुआ है, तो ताकि सब तक ये बात पहुंच सके, सभी लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा, मतलब इजी कर दिया है मैंने। तो कोई गलती तो नहीं करी मैंने। गलती नहीं है, बस सबसे बड़ी बात आती है कि इतना कम प्राइस क्यों? इतना कम प्राइस इसलिए है, एक तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो बना कर रख दिया मैंने। ओके, वो बन गया है, अब उसमें अब मेरी दोबारा रोज रोज मेहनत नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये वो फिक्स्ड हो चुका है। और दूसरी चीज ये है कि जब मेरे पैसे नहीं लग रहे तो मैं तुम्हारे ज्यादा क्यों लगाऊं भाई? सही बात है। मैं तुमसे क्यों लूं ज्यादा जब मेरा खर्चा ही नहीं हो कुछ? मेरा तो रिसर्च वर्क था जो मैंने कर दिया, अपने टाइम दे दिया, लगा दिया मैंने टाइम, अब वो धीरे धीरे करके ले लूंगा। जितनों की मदद हो पाए उतने तक जागृति फैलाओ जी। ये चीज है। क्या बात है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, नेक काम कह सकते हैं इसे। तो कुछ रैपिड फायर हैं जो मैं आपसे करने जा रही हूँ। भाग्य ज्यादा ताकतवर है या कर्म? कर्म से भाग्य बनता है और प्रारब्ध होता है। तो कर्म ज्यादा बड़ा है या प्रारब्ध? तो प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। प्रारब्ध आपके पूर्व जन्मों का इकट्ठा किया हुआ प्रोग्राम होता है। भाग्य आपका भविष्य में जो आप कर्म कर रहे हो वो जो बनाएंगे जी। तो प्रारब्ध अगर आपका खराब है तो आपको कर्म हार्ड करने पड़ेंगे, तब भाग्य अच्छा होगा। प्रारब्ध आपका मजबूत है, कर्म आपके अच्छे नहीं, अच्छे मतलब उस मजबूत प्रारब्ध के अनुकूल, उसके पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे अपने कर्मों से, तो आपका भाग्य फिर एवरेज ही रहेगा। आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो अगर आपके प्रारब्ध में दम है, पोटेंशियल है और कैपेसिटी टू डू द वर्क और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर ओन रिसोर्सेज एंड ओन माइंड। क्या बात है। तो आचार्य जी, योग या ज्योतिष, आपकी पहली पसंद क्या है? दोनों, एक भी अंक काट नहीं सकता। दोनों में से कुंडली देखे बिना शादी हाँ या ना? हाँ। बिना कुंडली देखे? आगे सवाल दोबारा। लव मैरिज हो और 5 साल से ज्यादा का रिलेशन हो तो बिल्कुल हाँ, आंख बंद करके शादी कर लेनी चाहिए। लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, बिल्कुल ना, बिना कुंडली दिखवाए शादी मत कर लेना। ओके। एक मंत्र जो हर किसी को करना चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र कर सकता है वो व्यक्ति, और महामृत्युंजय साधना को वो कर सकता है, सीख सकता है हम लोगों से। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र हिसार में मैयर स्थान है, महामृत्युंजय शक्तिपीठ है, वहां पर स्थापित किया है। वहां पर वो महामृत्युंजय साधना सिखाते हैं। तो उस साधना के अंदर ये सब चीजें कवर होती है और जीवन को बेहतरी से जीने का, जो आपके पास जीवन है उसकी वैल्यू जानने का, और ये अनमोल जीवन है इस चीज को समझने का एक मौका है महामृत्युंजय मंत्र साधना जी। क्या बात है। जैसे जो फॉरेन के क्लाइंट होते हैं वो ज्यादा डिसिप्लिन रखते हैं या इंडिया के क्लाइंट? फॉरेन वाले क्लाइंट्स को आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप ये नहर में प्रवाह कर दो। फॉरेन वाले क्लाइंट्स को आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप ये गड्ढा करके गाड़ दो, कुत्तों को कुछ खिला दो, समझे? फॉरेन वालों को आपको समझाना पड़ेगा और वो समझने को तैयार होते हैं। हर चीज के पीछे मनोवैज्ञानिक आधार होना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी हो, तभी आपका नाम बढ़ता है। इंडिया वाले क्लाइंट जो होते हैं
पहली बात तो सच नहीं सुन सकते, दूसरी चीज बता दो शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, बता दो, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जी। तो वो बहुत बड़ा माइंडसेट का फर्क है उसमें। और इंडिया वाले इसीलिए इसी जगह पर इसी हालत में रहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और इंडिया से जो विदेश जाता है उसकी सोच में बहुत बड़ा फर्क आता है। कर्मशील बनता है आदमी जी, समझे। तो जब कर्मशील बनता है तो वो दिमाग चलाना शुरू करता है ज्योतिषी से बात करते हुए। ज्योतिषी से बात करते हुए जब वो दिमाग चलाता है तो हमें भी मजा आता है कुंडली देखने में कि अब सामने से प्रश्न उठ रहे हैं और जेन्युइन प्रश्न है, इसके हम रिसर्च बेस्ड आंसर दें। बिल्कुल। जो फेक बाबा है उनको एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, करते रहो। आप लोगों की भी जरूरत है, जो फेक नहीं है उनकी भी जरूरत है। आप लोगों की उनको, क्योंकि भीड़ तो उनके पास भी है जी, सुन तो उनको भी रहे हैं, तो काम तो वो भी किसी जगह चला ही रहे हैं ना जी, समझे। तो उनकी भी जरूरत है, मैं क्यों किसी से बैर मोल लूं। बिल्कुल। आपका लकी नंबर? सारे। फिर भी एक होता है पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। मतलब होता है, पलटू एक संतु हैं बहुत बड़े जी, कि शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ अंक शुभ समय वो सब एक तरफ है। जब परमात्मा का नाम आपको स्मरण करने की याद आ जाए उसी क्षण कर लो। ओके। तो जब मेरे को परमात्मा का नाम याद करना होता है तो मैं हर क्षण करता हूं, पर जब मुझे कोई कार्य करना होता है तब मैं कैलकुलेट करता हूं। मेरी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, गोचर, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई नाम डिसाइड करना, ये सब चीजें मैं कैलकुलेट करके ही फिर काम करता हूँ। और केवल परमात्मा का नाम ऐसा है जो कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी क्षण में लिया जा सकता है और लेना चाहिए। सफलता में लक कितना काम करता है? 70% या 30%? 70 या 30? आप 100% बोलो। लक 100%, लक 100% काम करता है। ये भाग्य ही होगा आपका, प्रारब्ध ही होगा आपका, जो कि आपको सही समय पर सही चीज में सही व्यक्ति से सही बात बुलवा देगा। समझे। तो वो आपका भाग्य है, प्रारब्ध है मतलब। तो वो लक समझ लो उसको। बिल्कुल। मोबाइल ज्योतिष जो है, वो जो ऐप है, वो सही है या गलत? मोबाइल ज्योतिष ऐप क्या मतलब मोबाइल से आजकल मोबाइल नंबर से लेके लोग अपनी प्रेडिक्शंस कराते हैं, क्या वो सही है? हर चीज में इवोल्यूशन आता है। स्टार्टिंग में फोन जो आए थे वो लैंडलाइन आए थे, आज टच स्क्रीन है सबके पास, सैटेलाइट फोन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल फोन्स भी आते हैं, रिस्ट बैंड वाले फोन भी आने लग गए। तो वैसे जैसे अपग्रेड हो रही है ना सारी चीजें, वैसे ही ज्योतिष भी अपग्रेड हो रहा है। ज्योतिष के अंदर पहले राजा महाराजाओं के लिए ही हुआ करती थी, अब धीरे धीरे दूसरी चीजों के लिए भी आ रही है। तो अब ये यहाँ तक पहुंच चुकी है, आपका मोबाइल नंबर कैसे, उससे आपका व्यक्तित्व पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख जो एक लाइन में आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? खुलकर जियो, कल की ना सोचो, आज को पूरा जीने की कोशिश करो, महामृत्युंजय साधना करो। ध्यान एक शब्द में? निर्विचार अवस्था। क्या बात है। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि हम अब एंड की तरफ चल रहे हैं, हमारी ऑडियंस को रहता है कि जब हम कोई पॉडकास्ट करते हैं तो लास्ट में एक मैसेज दिया जाता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा सभी लोगों को कि जितना हो सके किसी भी रिश्ते के इतना अंदर मत घुसो और इतना दूर मत हो जाओ। आजादी और प्रेम करना सीखो, प्रेम करना सीखो, केवल प्रेम करना सीखो। और वो प्रेम नहीं जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। 3 कंडीशंस होती है। पहली होती है फॉलिंग इन लव, दूसरा होता है बीइंग इन लव, और फिर तीसरी अवस्था होती है बीइंग लव, कि तुम प्रेम ही हो जाओ जी। तो वो चीज सीखो। मैंने तो सीखी है महामृत्युंजय साधना करके, स्वामी जी के सानिध्य में, और यही उनकी साधना है। कोई वो नहीं है कि आप रीढ़ सीधी करके ऐसे बैठो वैसे बैठो, वो प्रक्रियाएं हैं जी। पर जीवन को प्रेम पूर्ण कैसे बनाना है, यही सोच है, यही तरीका है, यही परमात्मा तक पहुंचने का इकलौता मार्ग है। क्या बात है। अब फिर आता है कि हमारी ऑडियंस को रहता है कि अब हम आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे मिल सकते हो। सबसे बड़ी बात, जैसे महामृत्युंजय साधना के बारे में आप बता रहे हैं,
वो कहाँ पे जाके कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं नाम उनका, जो ये साधना सिखाते हैं। और मैयड़ एक गांव है हिसार शहर के पास, मेन हाईवे पर ही सिद्ध महामृत्युंजय शक्तिपीठ है जी। तो उस शक्तिपीठ में आप जाकर साधना सीख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होता है, प्रोसेस होता है, वो ऐसे हर किसी को ले भी नहीं लेते जी। क्राइटेरिया होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद में आप वो साधना सीख सकते हो और अपने जीवन में उतार सकते हो। जी। कोई अगर मुझसे कुंडली कंसल्ट करवाना चाहे, मुझसे काउंसलिंग लेना चाहे, तो मैं फोन नंबर बता सकता हूँ? जी बिल्कुल। 7876994999। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7876994999। ओके। तो आचार्य कार्तिकेय के नाम से मेरे पे इंस्टाग्राम हैंडल है, यूट्यूब है, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। और कॉल के मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो शाम तक मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। तो वहां से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अब मिलना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी प्रॉब्लम आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो सर ने नंबर बताया है जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है। और नहीं मिलता है आपको तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ डेफिनेटली पूरी हैंडल सर के मिलेंगे, आप उन्हें डीएम कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सर से ले सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक आपको सही तरीके से ग्रहों के बारे में बताया जाएगा, आपके ग्रह कहना क्या चाहते हैं। पहले तो वही जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली किस बिहाफ पे बनी, क्या थे आपके प्रारब्ध और आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, तो कनेक्ट कर सकते हैं। और पहले तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से सुना और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया साधना के बारे में, योग के बारे में, और आप अपनी लाइफ में ग्रहों का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आचार्य जी, काफी मुझे भी अच्छा लगा कि आपसे बात करके। काफी अच्छा ज्योतिष के बारे में मैंने भी समझा, कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज हो ही रही थी और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न और विचार आए होंगे कि ये चीज ऐसे हो सकती थी, ये वाले प्रश्न मैम पूछ सकती थी, तो प्लीज आप परेशान ना हो, आपके हाथ में फोन है, आप प्लीज कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए एकदम खुला हुआ है, उसका आंसर सर की टीम आपको डेफिनेटली देगी ही देगी। हो सकता है मैंने वो प्रश्न ना किए हो, पर आपके दिमाग में विचार और प्रश्न आ ही रहे होंगे, तो उन्हें वेस्ट मत करो, कमेंट बॉक्स में डालो, उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज अब ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही सब्सक्राइब करने में। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।